नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है लेट्स क्रैक द गेट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक्यू फैकल्टीज। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मेरा जो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने कवर किया था ट्रांसड्यूसर और उसका क्लासिफिकेशन, ट्रांसड्यूसर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन बताए गए थे। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर और उसके गेट के क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यानी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। आज हम बात करते हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की। ओके, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका जो कन्वर्जन है, क्योंकि कन्वर्जन तो होगा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, तो कन्वर्जन जो होगा वो बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका जो कन्वर्जन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। कह सकते हैं कि रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर आर दोस ट्रांसड्यूसर इन विच द रेजिस्टेंस चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन सम फिजिकल फिनोमेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। क्यों? उसका कारण ये है कि इसको एक ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत है इसके ऑपरेशन के लिए। इट रिक्वायर एन एडिशनल सप्लाई टू ऑपरेट। ओके, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस तरीके से है। पहला, पोटेंशियोमीटर, दूसरा स्ट्रेन गेज, तीसरा आरटीडी और चौथा थर्मिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसे ट्रांसड्यूसर है जिनका कन्वर्जन जो है बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब सब में रेजिस्टेंस का चेंज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियोमीटर की, इसमें क्या हो रहा है। तो पोटेंशियोमीटर में चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, change in resistance with change in value of length of the conductor। value of length of the conductor, कंडक्टर या वायर। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और किस में यूज होता है ये? यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ, यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ measurement of
लीनियर एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस with change in value of the length of the conductor and used in the measurement of linear and rotational displacement। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर। इसको अभी और डिटेल में जानेंगे जो लिखा है हमने। ठीक है, अब हम स्ट्रेन गेज की बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, हम सभी जानते हैं इसको। तो इसमें रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी होती थी, एल हमारा लेंथ होता था। उस सपोज कर लीजिए एक वायर है, ठीक है, या कंडक्टर है, तो उसमें ए जो था हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, एल हमारी लेंथ थी और रो इसकी रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो जब चेंज इन लेंथ की बात होगी, चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये किसके लिए यूज होगा, यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी हमारा पोटेंशियोमीटर। अब बात कर लेते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी की। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कब, जब हम कोई टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेन या स्ट्रेस इस पर लगाएंगे वायर पे, तो इसके जो चेंज होगा रेजिस्टेंस में, वो किससे मेजर होगा, स्ट्रेन गेज से। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेन टेंसाइल फोर्स, व्हेन स्ट्रेन टेंसाइल फोर्स, स्ट्रेन टेंसाइल फोर्स इज यूज्ड। ठीक है, स्ट्रेन और टेंसाइल फोर्स, यानी या तो खिंचाव करेंगे या कंप्रेशन करेंगे, ये है। तो ये किस में यूज होता है, यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड प्रेशर, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फोर्स भी लगा रहे हैं और प्रेशर भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन गेज। अब हम बात करते हैं आरटीडी की। आरटीडी का मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर चेंज, यानी ये जो दोनों हैं, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिटेक्टर और थर्मिस्टर, ये दोनों जो है चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि ये रेजिस्टेंस चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये वर्क करता है, हमारा एक फॉर्मूला था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो ये होता था पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये जनरली दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन ज्यादातर यूज होता है एनटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पीटीसी का मतलब है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और एनटीसी का मतलब है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है, थर्मल प्लस रजिस्टर। तो यानी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर whose resistance is gradually reduced by increasing the temperature। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का, पहला पोटेंशियोमीटर। ये जो हमारी फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो उसमें जो L वाला पार्ट था वो पोटेंशियोमीटर कवर करता है चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, used in the measurement of linear and rotational displacement, linear and rotational displacement। अब स्ट्रेन गेज रेजिस्टिविटी की बात करती है कि चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेन और टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, मतलब या तो उसको खिंचाव किया जाएगा या उसको कंप्रेस किया जाएगा, यानी उस पर फोर्स भी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, प्रेशर भी होगा,
तो इन तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं। और आरटीडी और थर्मिस्टर हमारे ऐसे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हैं जो कि डिपेंड करते हैं टेम्परेचर चेंज पे। टेम्परेचर और ये पीटीसी एनटीसी पीटीसी दोनों पे ये डिपेंड करता है। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आरटी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। हालांकि इसमें भी पीटीसी है, लेकिन ज़्यादातर ये एनटीसी में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का। अब हम वन बाई वन सबको पढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर है, ये ज़्यादातर मेजरमेंट में ही आता है, मेजरमेंट वाले पार्ट में। और जो न्यूमेरिकल बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में, इस पार्ट से वो बनते हैं स्ट्रेन गेज पे, आरटीडी पे, थर्मिस्टर पे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर हमारा मेजरमेंट वाले पार्ट में भी आता है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको पोटेंशियोमीटर बताऊंगा, करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर पोटेंशियोमीटर से, वन बाय वन सारा कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम पोटेंशियोमीटर से करते हैं, तो आइए ठीक है देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर चूंकि ये ट्रांसड्यूसर है तो कन्वर्ट तो करेगा कुछ ना कुछ ऑन द, और चूंकि ये रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है तो वेरिएबल चेंज होगा रेजिस्टेंस में, है ना, तो उसी के थ्रू ये कन्वर्जन करेगा। तो ये किसको कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीन तरीके का हो सकता है। पहला लीनियर, दूसरा रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, और चौथा कॉम्बो ऑफ बोथ लीनियर एंड रोटेशनल, और इसको बोलते हैं हेलीपॉड। ठीक है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये लीनियर प्लस रोटेशनल दोनों के लिए, यानी कहलाता है हेलीपॉड। ठीक है, तो हम इन तीनों का डायग्राम भी बना के देख लेते हैं किस तरह का इसका डायग्राम है तीनों का। ठीक है, तो तीनों का डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लीनियर वाले का डायग्राम। तो डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर इसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये हमारा EI, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, यानी रेजिस्टर। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है। अब इस रेजिस्टेंस की टोटल लेंथ वो होगी XT। ठीक है, और ये जो
जहां पर ये पॉइंटर है हमारा, यानी कह सकते हैं वाइपर, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस की वो होगी एक्स आई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाइपर और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, वाइपर और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर मतलब ये जो इसके डिस्प्लेसमेंट होगा वाइपर का अपर या डाउनवर्ड साइड, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वाइपर का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। अब चूंकि इसको अपना ऑपरेशन यानी फंक्शन करने के लिए इस इनपुट वोल्टेज की जरूरत पड़ी, तो इसलिए ये कहलाता है कौन सा ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्योंकि इसको एक ऑक्सिलरी एडिशनल सप्लाई की जरूरत पड़ी इसके फंक्शन के लिए, इसलिए ये कहलाया पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्योंकि ये आउटपुट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देता है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब जैसा आप मूवमेंट कर रहे हो, तो इसलिए ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और टाइप, ये तो था लीनियर मोशन के लिए, ठीक है, लीनियर मोशन के लिए। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन का मैं आपको बताऊं किस तरीके से बनेगा। रोटेशनल मोशन ठीक है, ये हमारा रोटेशनल मोशन के लिए। अब आप वहां देख सकते हैं कि जो वाइपर था वो लीनियर मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वाइपर कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे फिर से वही, जैसे यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड था और ये फ्री मूव कर रहा था, ऐसे यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री मूव कर रहा है। तो जो भी हमको डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें वो हमें आउटपुट में वोल्टेज में मिल जाएगा, यानी अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लीनियर और रोटेशनल मोशन में। अब डिवाइस में, ठीक है। तो अब एक और होता है जो कि कॉम्बो होता है दोनों का। तो दोनों का कॉम्बो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बता दूं। उसमें इस तरीके से है, ये समझ में आ गया सभी को। तो मैं कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ दोनों का, ठीक है। तो इसमें एक को हम मिटा देते हैं, ठीक है, एक को हम मिटा देते हैं। और अब हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब इस तरीके से बनेगा, ये हमारा एक इनपुट वोल्टेज हो गया ई आई, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टिव एलिमेंट,
ठीक है, ये इस तरीके से इस पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये फिक्स्ड होगा और ये हमारा मूव करेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, तो आप देख सकते हैं इसमें लीनियर भी है और रोटेशनल भी है, तो इसको बोलते हैं हेलीपॉड। हेलीपॉड, ठीक है, क्योंकि हेलिकल साइज में होता है, हेलिकल शेप में होता है, तो इसलिए इसको हेलीपॉड भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको तीनों जो पार्ट होते हैं, यानी तीनों जो टाइप होते हैं पोटेंशियोमीटर के, एक लीनियर, एक रोटेशनल और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पर आते हैं, तो फिर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पहले इसका हमको वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा विद इक्वेशंस, तो हम जान लेते हैं पहले। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, इसमें जो इनपुट सप्लाई है वो EI है, इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा E0 है, और ये वाइपर है। ठीक है, जो कि लीनियरली मूव करेगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसे बोला गया है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो AB है, इसका नाम लिख दिया हमने RP। ये पूरी जो रेजिस्टेंस है ये हो गई हमारी, पूरी जो रेजिस्टेंस है हमारी हो गई RP। ठीक है, तो जो ये RP है पूरी तरह इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और RAB को हम लिख सकते हैं RP। बताया कि रेजिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, और RAB हमारा क्या होगा, RP के बराबर होगा। ठीक है, और कह सकते हैं तो RP क्या है हमारी पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस। और ये XI जो है लेंथ है वाइपर से नीचे तक, और XT जो है हमारी टोटल लेंथ है। ठीक है, XI ये वाली लेंथ और XT ये वाली लेंथ। तो कह सकते हैं कि XT क्या है हमारा, XT टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ऑफ द लीनियर पोटेंशियोमीटर, इसको मैं पोर्ट से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफ द लीनियर पोर्ट। और XI क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, या इनिशियल पोजीशन ऑफ द वाइपर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द वाइपर। तो आप लोग देख सकते हैं जो RAB था वो RP है हमारा, यानी पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस। और XT क्या है हमारी टोटल लेंथ है इस पोटेंशियोमीटर की,
और xi क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वाइपर की। ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमको ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो ठीक है भाई, ई नॉट कैलकुलेट करते हैं। तो ई नॉट कैलकुलेट करने से पहले जरा ये लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कितनी होगी, आरपी बाई एक्सटी। ठीक है, और मैं अगर कहूं कि एक्सआई लेंथ के लिए कितनी होगी, पर यूनिट लेंथ के लिए यानी पूरी लेंथ के लिए है आरपी बाई एक्सटी, तो एक्सआई लेंथ के लिए कितनी हो जाएगी, एक्सआई लेंथ के लिए हो जाएगी, और एक्सआई लेंथ ये हो जाएगी एक्स आई इंटू आर पी अपॉन एक्स टी। ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर से बता देता हूं, देखो ये ए और बी टर्मिनल है, और ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस हो गया, और एक्स टी हमारी टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर की, और एक्स आई क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है वाइपर का। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, आर पी बाई एक्स टी, और रेजिस्टेंस एक्स आई लेंथ के लिए एक्स आई इंटू आर पी बाई एक्स टी। यहां तक क्लियर है। तो हम ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ई नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। दोस्तों अब हम देखते हैं ई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ई नॉट कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल से। वोल्टेज डिवीजन रूल से कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसमें लगाते हैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू आउटपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस और यहां क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल। अब आउटपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया था आर पी एक्स आई अपॉन एक्स टी। अगर हम देख रहे हैं तो वो कितनी आएगी, आर पी अपॉन एक्स टी, और अगर हम इसके क्रॉस देखें तो आर पी इंटू एक्स आई अपॉन एक्स टी। ठीक है, कैसे आया, जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए आएगा हमारा आर पी बाई एक्स टी, तो रेजिस्टेंस एक्स आई लेंथ के लिए आएगा एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू आर पी। ठीक है, तो ये आएगा इस वाली लेंथ के लिए और ये आएगा इस वाली लेंथ के लिए। तो दोस्तों आउटपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ थी वो कितनी थी, आरपी बाई एक्स टी, क्योंकि यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस है आरपी और यहां से यहां तक की लेंथ है एक्स टी। तो एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू आरपी, एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू आरपी आउटपुट के अक्रॉस। ठीक है, और इनपुट के अक्रॉस तो हमारी आरपी है ही। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज है हमारा कितना, ई आई। ठीक है, ई आई हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो ये ई नॉट की वैल्यू है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा, ई नॉट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू ई आई, क्योंकि आरपी से आरपी कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि ई नॉट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स आई के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक्स आई क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक्स आई क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो एक तरीके से ये इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इसने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो यानी ये क्या है, हमारा पोटेंशियोमीटर एक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रही है, यानी एक्स आई क्या था, हमारा एक वाइपर का मोशन था, लीनियर मोशन था, और उस मोशन को हम आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मिल जा रहा है हमको। ठीक है, तो ई नॉट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू ई आई, वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो ई नोट था हमारा यानी आउटपुट वोल्टेज, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज पे, जो हमारी इनपुट सप्लाई आ रही है। और ई नोट अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो यहाँ पे आता है के ई आई। अब ये के क्या है, के है हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ठीक है, के हमारा है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, और जो k की वैल्यू होती है वही है हमारी एक्स आई अपॉन एक्स टी। भाई यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू लिखूं क्या होगी, एक्स आई अपॉन एक्स टी, यानी जो इनिशियल लेंथ, इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी, इनिशियल लेंथ ऑफ एक्स आई थी, ठीक है, वो कितनी चेंज हुई एक्स टी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ई नॉट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू ई आई, यानी ई नॉट इज इक्वल टू के ई आई, यानी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। और इस के की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। ठीक है, 0 8 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या कह सकते हैं एक्स आई एक्स टी की कितनी होगी, अगर 1 से कम रहेगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो क्योंकि कहने का मतलब यह है कि ई आई क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज जो कि फिक्स है, और एक्स आई एक्स टी क्या है, हमारी टोटल लेंथ है, फिक्स्ड है। तो इस तरह ई नॉट जो हमारा वेरी कर रहा है एक्स आई के साथ। ठीक है, तो ये, और के की वैल्यू में अगर यहां से लिखूं तो के की वैल्यू आएगी ई नॉट अपॉन ई आई। ठीक है, के की वैल्यू आएगी ई नॉट अपॉन ई आई। तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर है। ठीक है, इस केस में के की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन ई आई, और ई नॉट जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स आई पे। एक्स आई यानी इनिशियल मूवमेंट, यानी इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लाइडर या वाइपर कह सकते हैं। ठीक है,